नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पुस्तक की पड़तों को खोलने जा रहे हैं। ये है भगवत शरण उपाध्याय की कालिदास का भारत। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पुस्तक पर केंद्रित है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये किताब महाकवि कालिदास के युग को एक सामाजिक आईने में कैसे देखती है। तो आज का हमारा सफर सिर्फ कालिदास की कविताओं की सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपाध्याय जी की ये कृति इतनी खास क्यों मानी जाती है और ये हमें उस प्राचीन भारत के बारे में क्या बताती है जिसे कालिदास ने अपनी रचनाओं में जिया और दर्शाया। समझिए कि हम इतिहास और साहित्य के धागों को एक साथ बुनकर एक बड़ी तस्वीर देखने वाले हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और ये तरीका देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम शास्त्रीय साहित्य को सिर्फ उसकी कलात्मकता या भाषा के लिए सराहते हैं, लेकिन किसी साहित्यिक कृति को, खासकर कालिदास जैसे शिखर पुरुष की रचनाओं को, उनके सामाजिक संदर्भ में रखकर देखना, वो एक बिल्कुल अलग और गहरी समझ देता है। ये हमें उस समय के समाज की बनावट, लोगों के रहन-सहन, उनकी सोच, इन सब चीज़ों की झलक देता है, जो शायद सीधे-सीधे इतिहास की किताबों में ना मिले। सही कहा। तो फिर शुरुआत करते हैं लेखक और उनकी इस विशिष्ट रचना से। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का नाम भारतीय मनीषा में बड़े आदर से लिया जाता है और उनकी ये किताब कालिदास का भारत, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके कई वर्षों के गहन अध्ययन और चिंतन का परिणाम है। और सबसे अहम बात यह है कि इसका शीर्षक ही बताता है, ये सिर्फ कवि कालिदास पर नहीं बल्कि उनके समय के भारत पर केंद्रित है, जैसा उनके साहित्य से उभर कर आता है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि ये पुस्तक शायद अपने समय में उन शुरुआती और कह सकते हैं गंभीर प्रयासों में से थी, जिसने कालिदास को एक विशुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उस दौर में शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन अक्सर काव्यशास्त्र, अलंकार, रस या फिर दार्शनिक व्याख्याओं तक ही सीमित रहता था। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, इसका ठीक-ठीक मतलब क्या हुआ उस समय के संदर्भ में? ये पारंपरिक अध्ययन से कैसे अलग था? देखिए, पारंपरिक अध्ययन अक्सर पूछता था, कविता कितनी सुंदर है, भाषा कितनी परिष्कृत है, कौन से अलंकार इस्तेमाल हुए हैं, है ना, क्या दार्शनिक संदेश है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण पूछता है, इस साहित्य में समाज कैसे झलकता है? क्या हम उस समय की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पारिवारिक संरचना, आर्थिक स्थिति, शासन के तरीके या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? उपाध्याय जी ने इन्हीं सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कालिदास की रचनाओं को उस युग के समाज और भूगोल का एक तरह से दस्तावेज मानकर पढ़ने की कोशिश की। अच्छा, तो ये केवल साहित्यिक मूल्यांकन से कहीं आगे की बात थी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उपाध्याय जी का काम सिर्फ इसी किताब तक सीमित नहीं था। उन्होंने विश्व साहित्य की रूपरेखा, कादम्बरी का सांस्कृतिक अध्ययन, लाल चीन, गंगा गोदावरी, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर जैसी कई और विधाओं में भी लिखा। ये उनकी व्यापक दृष्टि और इतिहास व साहित्य के प्रति गहरे लगाव को दिखाता है ना। हाँ, उनका फलक काफी विस्तृत था और यही विस्तार शायद उन्हें ये अंतर्दृष्टि दे पाया कि साहित्य को उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से काट कर नहीं देखा जा सकता। कालिदास का भारत में ये सोच स्पष्ट दिखती है। आपने पहले जिक्र किया कि यह पुस्तक कालिदास की युग का वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। ये वस्तुपरक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि पहले के मूल्यांकन उतने वस्तुपरक नहीं थे, या इसका कोई और खास मतलब है? ये एक अच्छा सवाल है। वस्तुपरक मूल्यांकन से यहाँ शायद मतलब ये है कि उपाध्याय जी ने कोशिश की कि वे कालिदास के साहित्य से मिली जानकारी को केवल प्रशंसा या आलोचना के भावुक नजरिए से ना देखें, बल्कि उसे उस समय की ज्ञात ऐतिहासिक, सामाजिक और भौगोलिक सच्चाइयों के बरक्स रखकर परखें। यानी एक तरह से कल्पना और यथार्थ के बीच संतुलन साधने की कोशिश। मिसाल के तौर पे, अगर कालिदास किसी नगर का भव्य वर्णन करते हैं, तो ये देखना कि क्या पुरातात्विक या अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य उस वर्णन का समर्थन करते हैं, या अगर वे समाज के किसी खास वर्ग का चित्रण करते हैं, तो ये समझना कि वो चित्रण कितना यथार्थ के करीब है और कितना आदर्शवादी। ये केवल वाह क्या खूब लिखा है से आगे बढ़कर क्यों लिखा है और इसका उस समय के लिए क्या मतलब था, ये पूछने जैसा है। समझ गए। तो ये एक तरह से साहित्यिक साक्ष्य को अन्य सबूतों के साथ मिलाकर देखने की कोशिश थी, और जैसा आपने कहा, ये उस समय के लिए नया रहा होगा।
हाँ, काफी हद तक। अब अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस तरह का अध्ययन हमें अतीत की एक ज्यादा जीवंत और कह सकते हैं बहुआयामी समझ देता है। गुप्त काल, जिसे कालिदास को अक्सर जोड़ा जाता है, हालांकि उनके समय को लेकर स्रोत ईसा पूर्व पहली सदी से चौथी सदी ईस्वी तक का दायरा बताते हैं, वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। कला, विज्ञान, दर्शन सब में उन्नति हुई। उपाध्याय की किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि उस स्वर्ण युग का सामाजिक ताना बाना कैसा था। सिर्फ राजाओं और दरबारों की कहानियां नहीं, बल्कि समाज के अंदर की परतें कैसी थीं, मान्यताएं क्या थीं, जीवन मूल्य क्या थे, इसकी एक झलक मिलती है। और ये बात भी जोर देने लायक है, जैसा शोध बताते हैं कि ये किताब कई वर्षों के श्रम का फल थी। ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं, बल्कि गहरे शोध और मनन का नतीजा थी। ये जानना पाठक के मन में किताब के प्रति सम्मान और विश्वास पैदा करता है। निश्चित रूप से ऐसे काम समय और समर्पण मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम सामाजिक विश्लेषण की और गहराइयों में उतरे, शायद हमें एक बार महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय याद कर लेना चाहिए, ताकि सभी श्रोता एक ही धरातल पर हों। हाँ, ये ठीक रहेगा। महाकवि कालिदास को संस्कृत साहित्य का शायद सबसे बड़ा नाम माना जाता है। वे कवि भी थे और नाटककार भी। उनकी ख्याति भारत तक ही सीमित नहीं रही, विश्व साहित्य में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर तुलना के लिए उन्हें भारत का शेक्सपियर कह दिया जाता है। हालांकि ये तुलना देखिए दोनों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करती। दोनों की अपनी अद्वितीय प्रतिभा और संदर्भ हैं। हाँ, ये बात सही है। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनका जिक्र अक्सर होता है। उनके लिखे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को तो विश्व की बेहतरीन साहित्यिक कृतियों में गिना जाता है। इसके अलावा विक्रमोर्वश्यम और मालविकाग्निमित्रम उनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं। जहां तक काव्यों की बात है, रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य हैं और मेघदूत व ऋतुसहार खंड काव्य हैं। ये सभी रचनाएं अपनी भाषा की सुंदरता, उपमाओं की नवीनता और मानवीय भावनाओं के गहरे चित्रण के लिए जानी जाती है। और उनके समय के बारे में क्या स्थापित मान्यता है? मतलब कब हुए थे वो? जैसा पहले कहा, उनके निश्चित समय को लेकर विद्वानों में थोड़े मतभेद हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें ईसा पूर्व पहली सदी से लेकर चौथी, पांचवीं सदी ईस्वी के बीच रखा जाता है। कई विद्वान उन्हें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन मानते हैं, जो लगभग चौथी, पांचवीं सदी ईस्वी का समय है। उनकी रचनाओं में जिस तरह के समाज, संस्कृति और भौगोलिक ज्ञान का चित्रण मिलता है, वो कहीं ना कहीं गुप्त काल की समृद्धि और स्थिरता की ओर इशारा करता है। और उनका सांस्कृतिक महत्व, क्यों आज भी हम उन्हें इतना याद करते हैं? उनका महत्व सिर्फ साहित्यिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनकी रचनाएं उस समय के भारतीय जीवन दर्शन, कला, प्रकृति प्रेम और सामाजिक आदर्शों का एक अद्भुत दस्तावेज है। उनमें सौंदर्य बोध है, प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है, मानवीय रिश्तों की जटिलता और सुंदरता है, और एक तरह का नैतिक दृष्टिकोण भी है। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल बाद भी उनकी रचनाओं में चित्रित भावनाएं जैसे प्रेम, विरह, कर्तव्य, त्याग, ये सब आज भी हमें अपने लगते हैं। वो कालजयी हैं, सही मायनों में। बिल्कुल। चलिए अब वापस भगवत शरण उपाध्याय जी की पुस्तक और उसके केंद्रीय तत्व सामाजिक विश्लेषण पर आते हैं। हमने समझा कि ये क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण था, लेकिन आज के संदर्भ में किसी व्यक्ति के लिए जो इतिहास और साहित्य में रुचि रखता है और अच्छी तरह से सूचित रहना चाहता है, कालिदास के भारत को इस सामाजिक नजरिए से देखना क्यों मायने रखता है? ये सिर्फ अकादमिक रुचि की बात है या इसका कोई व्यापक महत्व भी है? नहीं, ये केवल अकादमिक रुचि से कहीं बढ़कर है। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर हमें राजाओं, युद्धों और बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम किरदारों, कहानी और भावनाओं में खो जाते हैं। लेकिन सामाजिक विश्लेषण इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है, एक ब्रिज। उपाध्याय जी की किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि कालिदास की दुनिया केवल राजमहलों और आश्रमों तक सीमित नहीं थी। उनके पात्र, चाहे वो राजा हों, ऋषि हों या सामान्य जन, किसी न किसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा थे। उनकी रचनाओं में बिखरे छोटे छोटे विवरण जैसे यात्राओं का वर्णन, प्रकृति का चित्रण, उत्सवों का जिक्र, विभिन्न व्यवसायों के हवाले, ये सब उस समय के समाज के बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि किस तरह के सामाजिक संकेत हमें कालिदास की रचनाओं में मिल सकते हैं, जिन्हें उपाध्याय जी ने शायद उजागर किया हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे कालिदास प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, है ना? उपाध्याय जी शायद इस बात पर गौर करते हैं कि ये वर्णन केवल अलंकार के लिए हैं या ये उस समय के लोगों के प्रकृति के साथ रिश्ते,
उनकी भौगोलिक जानकारी या शायद पर्यावरण के प्रति उनके नजरिए को भी दर्शाते हैं। मेघदूत में यक्ष जिस रास्ते से मेघ को भेजता है उसका पूरा भौगोलिक वर्णन है। अब ये उस समय के मार्गों, नगरों, नदियों, पर्वतों के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना है या यथार्थ पर आधारित है? इसी तरह उनके नाटकों में स्त्रियों के जो चरित्र हैं, शकुंतला, मालविका, उर्वशी, उनके माध्यम से क्या हम उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति, उनकी शिक्षा, उनके अधिकारों या सीमाओं के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? या फिर विभिन्न पात्रों के बीच संवादों और व्यवहार से वर्ण व्यवस्था या सामाजिक ऊंच नीच के बारे में क्या संकेत मिलते हैं? उपाध्याय जी इन्हीं संकेतों को पकड़कर एक सामाजिक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। वे शायद ये भी देखते हैं कि कालिदास के पात्र जिस तरह की भाषा बोलते हैं या जिस तरह के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उनसे क्षेत्रीय या वर्गीय भेद का पता चलता है या नहीं। तरह पढ़ना जिसमें सामाजिक संदेश छिपे हों। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये इतिहास की पंक्तियों के बीच पढ़ने जैसा है। बिल्कुल। उपाध्याय की पुस्तक उस युग के वास्तविक जीवन की थोड़ी बेहतर समझ बनाने में मदद करती है, जो अक्सर शास्त्रीय साहित्य की भव्यता या आदर्शवाद के पीछे छिप जाता है। यह हमें दिखाती है कि साहित्य केवल मनोरंजन या उपदेश के लिए नहीं होता, वो अनजाने में ही सही अपने समय के समाज का प्रतिबिंब भी होता है। ये हमें शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, नगरों और गांवों का जीवन कैसा था, कला और शिल्प की क्या स्थिति थी, इन सब पर सोचने के लिए सामग्री देती है। और ये सब जानने से कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा की हमारी सराहना कैसे बदलती है या और गहरी होती है, तो ये उसे और भी समृद्ध करती है मेरे ख्याल से। जब हम समझते हैं कि कालिदास की अद्भुत उपमाएं या उनके पात्रों की भावनाएं केवल उनकी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि वो उनके अपने समय और समाज की गहरी समझ से निकली हैं, तो उनका कद हमारी नज़रों में और बढ़ जाता है। हम ये देख पाते हैं कि वे अपने समय के यथार्थ को कितनी खूबसूरती से अपनी कला में ढाल पाएं। उदाहरण के लिए, जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के शकुंतला को भूल जाने वाले प्रसंग को सिर्फ एक रोमांटिक कहानी के बजाय उस समय के सामाजिक नियमों, राजा के कर्तव्यों और शायद स्मृति भ्रंश जैसी मानवीय कमजोरियों के संदर्भ में देखते हैं, तो उसका अर्थ और गहरा हो जाता है। सामाजिक संदर्भ जानने से हम साहित्य का अधिक सूक्ष्म और कह सकते हैं बहुस्तरीय विश्लेषण कर पाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो उपाध्याय जी ने हमें कालिदास और उनके युग को सिर्फ साहित्यिक सुंदरता के चश्मे से नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ के चश्मे से भी देखना सिखाया। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से साहित्य के अध्ययन को सामाजिक इतिहास से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया, दिखाया कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। ये अंतःविषय दृष्टिकोण आज तो काफी आम है, लेकिन उस समय ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने कालिदास के अध्ययन को केवल भाषा और शैली के विश्लेषण तक सीमित न रखकर उसे एक पूरे युग को, एक पूरी सभ्यता को समझने का माध्यम बना दिया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब इस सारी बातचीत को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने भगवत शरण उपाध्याय की कालिदास का भारत पर विस्तार से चर्चा की, तो आज की इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सबसे पहली बात तो ये कि भगवत शरण उपाध्याय की कालिदास का भारत एक अग्रणी कृति है। ये सिर्फ कालिदास के साहित्य का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये महाकवि की रचनाओं के माध्यम से उनके युग के भारत पर एक गहरा सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये हमें सिखाती है कि साहित्य को उसके सामाजिक संदर्भ में कैसे पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात, ये पुस्तक उस समय के समाज, शासन व्यवस्था, भूगोल और लोगों के जीवन के बारे में ठोस जानकारी देने का प्रयास करती है, जो इसे केवल साहित्यिक आलोचना से आगे ले जाती है। यह कालिदास के भारत का एक वस्तुपरक मूल्यांकन करने वाले शुरुआती गंभीर प्रयासों में से एक थी, जो कई वर्षों के शोध पर आधारित थी। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें अंतःविषय अध्ययन के मूल्य को समझाती है। मतलब साहित्य को इतिहास और समाजशास्त्र से जोड़कर देखने से हमें अतीत की कई ज़्यादा संपूर्ण और जीवंत तस्वीर मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि महान कलाकृतियाँ शून्य में पैदा नहीं होती, वे अपने समय और समाज की उपज होती हैं और बदले में उसे प्रभावित भी करती हैं। उपाध्याय जी का काम इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों को मिलाकर हम किसी विषय की अधिक गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अब जैसा कि हमारी परंपरा है, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते जाते हैं। हमने देखा कि कैसे भगवत शरण उपाध्याय ने कालिदास की कालजयी रचनाओं को एक सामाजिक लेंस से देखकर उनके समय के मूल्यों, संरचनाओं और जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने का प्रयास किया।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम आज की कला और साहित्य, हमारी फिल्में, हमारा संगीत, हमारी कहानियां, हमारी कविताएं को भी इसी तरह के सामाजिक दृष्टिकोण से परख सकते हैं? अगर हम ऐसा करें तो क्या हम अपने समकालीन समाज के उन अंतर्निहित मूल्यों, पूर्वाग्रहों, आकांक्षाओं और संरचनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जो शायद सतह पर दिखाई नहीं देते? ये एक सवाल है जिस पर अपनी सुविधानुसार विचार किया जा सकता है।